हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। लर्न विथ मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेट्रोलॉजी के ऊपर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जुड़े रहे एंड तक हमारे साथ और पूरा सेशन एंड तक ज़रूर देखना। आज का सेशन बेसिकली गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, एचपीसीएल, इसरो और अदर काइंड्स ऑफ पीओसी एग्जामिनेशन जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसके लिए बना है। तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर मिनेंद्र सुर्वे, राइट नाउ परस्यूइंग माई पीएचडी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमटेक in mechanical CAD CAM with 87% and more than 100 of videos are uploaded on Get AMI on this channel, and my channel name is Minendra Surve. Okay, so you can subscribe our channel and let's start the session. आगे बढ़ते और हम देखते हैं कि मेट्रोलॉजी टॉपिक मेट्रोलॉजी में जो भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर्स के जो भी क्वेश्चन है वो बहुत सारे यूज़फुल रहेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होल्स ऑफ डायमीटर 25, अपर लिमिट लोअर लिमिट आर गिवन इन mm, आर असेंबल इंटरचेंजेबली with the pins of diameter of 25, again upper and lower limit is given in mm, the minimum clearance in the assembly will be. So very easy question, 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए जो भी है गेट 15 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। और अगर इसके बारे में हम देखें तो अपर लिमिट देखो कितना दिया है, 0.040 mm, और लोअर लिमिट ये होल्स का अपर लिमिट दिया है 40 माइक्रॉन्स। और यहाँ पे क्या पूछा है, मिनिमम क्लियरेंस। तो क्लियरेंस के लिए ऑप्शंस मैच करके देखो कितना आता है, 40 - 5 अगर मैं करता हूँ तो आपको मिलेगा 35, 40, ओके 20। ओके, लोअर लिमिट ऑफ होल दैट इज 20 माइक्रॉन्स माइनस अपर लिमिट ऑफ व्हाट इज दैट शाफ्ट दैट इज 5 माइक्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको 15 माइक्रॉन्स मिलेगा आंसर। और इसका सही आंसर अगर माइक्रॉन्स को मैं एमएम में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे मिलेगा 0.015 mm। ऑप्शन बी इज़ राइट फॉर दैट। ओके, ऐसे भी आप कर सकते हो इसके लिए इस क्वेश्चन में। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी दिस आंसर, यहाँ पे मैंने आंसर भी लिखा है। जो भी बच्चे आंसर देखना चाहते तो अपर लिमिट ऑफ होल 40 mm था, 40 माइक्रॉन था, लोअर लिमिट ऑफ होल 20 माइक्रॉन था, अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट 5 माइक्रॉन एंड लोअर लिमिट ऑफ शाफ्ट इज -8 माइक्रॉन। यहाँ पे देखो -8 है। तो उन्होंने पूछा है कि मिनिमम क्लियरेंस पूछा है। तो मिनिमम क्लियरेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है कि क्लियरेंस कैसे निकालते, लोअर लिमिट ऑफ होल अगर हमने लिया है तो हम क्या करेंगे, उससे क्या माइनस कर देंगे कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट। ऐसे माइनस करते हुए हमें मिलेगा 15 माइक्रॉन यानी कि 15 mm। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अभी ये सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। A metric thread of a pitch to mm and thread angle 60 degree is inspected for its pitch diameter using 3-wire method. The diameter of the base size wire in mm is। ये क्वेश्चन गेट ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2013 को पूछा था और 4 ऑप्शन है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे पिच दिया हुआ है, तो डायमीटर पूछा है। 3-वायर मेथड से हमें पता है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ बेस है। तो डायमीटर कैसे निकालते हैं, डायमीटर इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला रहता है P/2 सेक θ/2। यस, सेक θ/2, यही फॉर्मूला यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। और P दिया है 2, तो 2/2 इज़ 1 इंटू सेक ऑफ θ/2, सेक डिग्री 60 तो θ/2 यानी कि सेक 30। सो सेक 30 को हम लिख सकते हैं 1/cos 30। cos 30 का वैल्यू रहता है √3/2। तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, √3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 2/√3 का वैल्यू, ओके 2 डिवाइडेड बाय √3 का वैल्यू हमें मिलेगा 1.154। ऑप्शन सी राइट आंसर। यहाँ पे मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी है। पिच 2 mm दिया था, एंगल 60 दिया जाता। तो बेस्ट वायर साइज़ कैसे निकालते, बेस्ट वायर साइज़ हमें
थ्री वायर मेथड, अगर आपको थ्री वायर मेथड आपने पढ़ा नहीं है तो पढ़ लो जाके। और ये फॉर्मूला है, ये जो मेन फार्मूला है उसका आप नोटबुक में नोट डाउन करके रखो, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट कर जाएगा ये क्वेश्चन। P/2 सेक α/2 से अगर करो तो आपको 1.154 आंसर मिलेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अभी ये क्वेश्चन देखो, गेट ने बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चंस रिपीट होता है। रिंग गेज इज यूज टू मेजर, रिंग गेज के बारे में पूछा है। तो ये सेशन है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के ब्रांच के स्टूडेंट्स को भी अवेलेबल है। ये गेट ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में पूछा था, पीआई में पूछा था 2005 में। तो बोथ ब्रांच के लिए अवेलेबल है, जैसे कि प्रोडक्शन में भी आया हुआ क्वेश्चन है तो मैकेनिकल के भी स्टूडेंट्स को अवेलेबल रहता है ये क्वेश्चन। तो रिंग गेज, यहाँ पे रिंग गेज मैंने दिखाया है कि कैसे रिंग गेज रहता है। तो रिंग गेज क्यों यूज़ करते हैं, आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस। तो रिंग गेज बेसिकली यूज़ होता है कि आप आउटसाइड डायमीटर तो चेक कर सकते हो लेकिन आप राउंडनेस उसका नहीं चेक कर सकते। तो राउंडनेट, यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है। राउंडनेस बट नॉट आउटसाइड डायमीटर, राउंडनेस आउटसाइड डायमीटर बट नॉट राउंडनेस। मैंने बोला कि आउटसाइड डायमीटर चेक कर सकते और बट नॉट राउंडनेस, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। राउंडनेस तो हम चेक नहीं कर सकते, ओके, आउटसाइड डायमीटर चेक कर सकते। ओके, इसके लिए मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि इसमें हम आउटसाइड डायमीटर राउंडनेस क्यों नहीं चेक कर सकते। देखो, अगर ये मेरा स्लॉट कटा हुआ है यहाँ पे ऐसा, ओके, और ये ऐसा है, ठीक है। तो ये जो कटा हुआ स्लॉट है तो ये आउटसाइड डायमीटर चेक करेगा, लेकिन ये जो कटा हुआ स्लॉट उससे हमें पता नहीं चलता कि ये राउंडनेस नहीं मेजर कर सकता। आउटसाइड डायमीटर तो चेक होगा लेकिन इसका अगर राउंडनेस हमें चेक करना है, सिलेंड्रिकल शेप का राउंडनेस चेक करना है, वो यहाँ से कटा हुआ है तो ये राउंडनेस मेजर नहीं कर सकता। ये जो कट सेक्शन है वो उसमें मेजर नहीं होगा, वो बोलेगा कि ये राउंडनेस है, पर असल में तो ये कटा हुआ है यहाँ से। तो हम उससे कह नहीं सकते कि ये राउंडनेस मेजर करता है, तो राउंडनेस नहीं आएगा। आउटसाइड डायमीटर तो आएगा, टी आउटर तो आएगा इसमें, ओके। तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम को कर सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन एन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन एन इंटरचेंजेबल असेंबली शाफ्ट ऑफ साइज, यहाँ पे दिया हुआ है 25 और अपर लोअर लिमिट दिया है में, मेट विथ होल साइज, द मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन माइक्रॉन्स इन द असेंबली। तो यहाँ पे ऑप्शंस के साथ जाओ। मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे निकालोगे, मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए आप 40-30 क्या करेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस क्या रहेगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैक्सिमम इंटरफेरेंस यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि आप यहाँ पे पहला तो आपको ये दिया हुआ है शाफ्ट साइज दिया है और सेकंड में क्या दिया है, होल है। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस निकालने के लिए आपको तो हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट और लोअर लिमिट ऑफ होल, उन दोनों का डिफरेंस देखो। हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना दिया है, 40 mm 40 माइक्रॉन एंड लोअर लिमिट ऑफ होल इज 20 माइक्रॉन। तो यही मैक्सिमम इंटरफेरेंस होगा, एक का मैक्स और दूसरे का मिनिमम। तो अगर मैं शाफ्ट का मैक्स ले रहा हूँ तो मुझे क्या करना है, होल का मिनिमम लेना है। तो 40 - 20 इज़ 20। अगर मैं शाफ्ट का मिनिमम ले रहा हूँ तो मुझे होल का मैक्सिमम लेना होगा। तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस के साथ अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे भी कैसे निकालोगे, 40 - 20 माइक्रॉन। तो माइक्रॉन में आएगा 20 माइक्रॉन इज़ द राइट आंसर। देखो दोनों में भी पूछा है गेट ने, एमई और पीआई दोनों में भी कॉमन क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे देखो आंसर, मैक्सिमम इंटरफेरेंस कैसे निकालोगे, हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट माइनस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो हायर लिमिट 25.40 और लोअर लिमिट ऑफ होल कितना आएगा, 25.02। तो इससे हमें मिलेगा 0.02 mm, दैट इज़ नथिंग बट 20 माइक्रॉन्स। तो इंटरफेरेंस के लिए यही फॉर्मूला है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, एबेज प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट इज फॉलोड इन। एबेज प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट क्या रहता है, देखो सबसे पहले एबेज प्रिंसिपल के बारे में मैं आपको ये स्लाइड बताना चाहूँगा। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर द डिजाइनिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। The principle states that
in order to improve measurement accuracy, the measurement target and the scale of the measuring instrument must be placed in the collinear fashion in the measurement direction. तो एबेस प्रिंसिपल ये बताता है आपको कि वो कोलिनियर फैशन में रखना है. स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन प्लेस इन कोलिनियर फैशन. एबेस प्रिंसिपल एक और चीज़ हमें बताता है कि एबेस प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट स्टेटस दैट द स्केल एक्सिस मस्ट बी कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ पीस. what it is status alignment status that Abbe's principle of alignment status that the scale axis must coincide with line of axis of workpiece. ओके तो स्केल एक्सिस आपका क्या होना है, कोइंसाइड करना है किसके, लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ वर्कपीस के साथ. और एक चीज़ हमें एबेस प्रिंसिपल से सीखना है कि एबेस प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट इज यूज इन ए मेजरमेंट मेड इन स्क्रू थ्रेड्स. तो एबेस प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट हम किस में यूज़ करते हैं, स्क्रू थ्रेड्स. एबेस प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट यूज इन मेजरमेंट्स मेड इन स्क्रू थ्रेड्स. ओके और एक बात, ये वर्नियर कैलिपर्स में भी यूज होता है. एबेस प्रिंसिपल ऑफ अलाइनमेंट इज फॉलोड इन वर्नियर कैलिपर्स. तो इसका आंसर हमें मिलेगा, इसका सही आंसर हम जाएंगे वर्नियर कैलिपर के साथ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये जो थ्योरी नोट्स है ये आप अपने नोटबुक में लिख के ले लो, क्योंकि एबेस प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछा जा सकता है. ये सारे क्वेश्चन स्क्रू थ्रेड्स में यूज होता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है. और ये बात कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ एक्सिस ऑफ वर्क पीस, कोइंसाइड विद लाइन ऑफ वर्क एक्सिस ऑफ वर्क पीस, ये भी आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. यहाँ पे देखो कि डायल इंडिकेटर, न्यूमेटिक गेज, गो और नो गेज, यहाँ पे आपको मैच करना है ऑप्शन. तो मुझे पता है गो और नो गो गेज हम किस लिए यूज़ करते हैं, लिमिट ऑफ साइज के लिए यूज़ करते हैं. तो अगर मैं पी, क्यू और आर, तो मुझे सबसे पहले क्या पता है, गो और नो गो गेज लिमिट साइज़ के लिए यूज़ होता है. उसके बाद डायल इंडिकेटर और प्न्यूमेटिक गेज इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप गेज, ये भी पता है. तो बचा हुआ मुझे न्यूमेटिक गेज. याद रखना है आपको, नॉन कॉन्टैक्ट रहता है. तो डायल इंडिकेटर क्या बना, इट इज़ अ कंपैरेटर. डायल इंडिकेटर आपका एक कंपैरेटर है, आप जाकर देख लो. ओके तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे आंसर की में ऑप्शन नहीं दिया था, तो यहाँ पे आंसर आपका यही रहेगा, ये आंसर आपका आएगा. ओके दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 7 क्वेश्चन की ओर. A shaft of a diameter 20 and upper lower limit given and a hole of a diameter when assembled would yield. तो इसमें बोला है कि कौन सा फिट रहेगा, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, क्लियरेंस फिट और नन. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, शाफ्ट का जो भी आपका शाफ्ट है, शाफ्ट का हायर लिमिट देखो कि अगर शाफ्ट का हायर लिमिट कितना है, वेट अ मिनट, शाफ्ट का हायर लिमिट मेरा 0.05 है. तो ये क्या इन बिटवीन होल के जो लिमिट्स है उनके बीच में है क्या, नहीं. होल का जो मैक्स लिमिट है यो 20 है. ओके 0.20 और 0. कितना है, 10 है. यस तो इन दोनों के बीच में ये नहीं है, तो ये ग्रेटर है और ये लास्ट में आ रहा है. अगर इन दोनों के बीच में ये रहता, शाफ्ट का मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट अगर मेरे होल के मैक्सिमम और लोअर लिमिट के बीच में रहता, तो मैं कह सकता था कि ये ट्रांजिशन फिट है. लेकिन ये ट्रांजिशन फिट नहीं रहेगा. तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन फिट चेक करना है. कैसे चेक करना है कि शाफ्ट का जो भी आपका मैक्स लिमिट रहता है, ये लिमिट वो इन बिटवीन इस दो लिमिट के बीच में है क्या देखना है. नहीं 20 माइक्रोन 10 माइक्रोन के बीच में हमें ये नहीं मिल रहा है. ओके 5 माइक्रोन्स तो नहीं मिलता. ओके तो ये वैलिड नहीं हो रहा है, तो ट्रांजिशन फिट नहीं रहेगा. और बाद में हमें जाकर देखना है कि इसमें किसका होल का डायमीटर, अगर होल का लिमिट, होल का अपर लिमिट सबसे ज़्यादा है किससे, होल का
upper limit of a hole is max than lower limit of a shaft, then we can say it is a clearance fit. We can say it is an clearance fit. ओके, अगर ये वाइस वर्सा रहता तो ये इंटरफेरेंस फिट रहता. अगर मेरा शाफ्ट का ओके, शाफ्ट का अगर मेरा अपर लिमिट ज़्यादा रहता किससे, लोअर लिमिट ऑफ होल से, तो ये वाइस वर्सा आ जाता, इंटरफेरेंस फिट बन जाता. तो देखा आंसर क्या आएगा, क्लियरेंस फिट आएगा. ओके, आंसर सी क्लियरेंस फिट. तो यहाँ पे कंडीशन भी मैंने बताई है, हायर लिमिट ऑफ अ शाफ्ट मस्ट बी लेस देन लोअर लिमिट ऑफ होल. जब भी आपका होल का डायमेंशन बड़ा आता है ना, तब आपको क्लियरेंस फिट मिलता है. और ये अगर वाइस वर्सा रहता है कि ये अगर वाइस वर्सा रहेगा, लोअर लिमिट ऑफ अ शाफ्ट ओके इज़ ग्रेटर दैन हायर लिमिट ऑफ होल, तो ये इंटरफेरेंस फिट बन जाता. ओके, तो और एक चीज़ मैंने सीखा है कि ये चीज़ आपको करना है, ट्रांजिशन फिट कैसे आता है ये चेक करना है कि शाफ्ट का जो भी रहता है हायर लिमिट वो होल के लिमिट्स के इन बिटवीन अगर हो जाता है तो वो ट्रांजिशन फिट आएगा, नहीं तो वो ट्रांजिशन फिट नहीं रहेगा. ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है ट्रांजिशन फिट के ऊपर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्लैटनेस ऑफ अ स्लिप गेज इज चेक विथ. फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस हमेशा हम किससे चेक करते हैं, इंटरफेरोमीटर और ऑटो कैलियोमीटर. ओके, इंटरफेरोमीटर से भी हम फ्लैटनेस चेक कर सकते हैं. फ्लैटनेस ऑफ अ मेजरिंग इक्विपमेंट इज मेजर बाय ऑटोकोलियोमीटर और ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर. तो यहाँ पे इंटरफेरोमीटर सही लग रहा है मुझे. ऑप्टिकल फ्लैट ये तो कंक्लूड नहीं हो रहा, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपैरेटर नहीं, ये भी नहीं. मैंने बोला कि इंटरफेरोमीटर या और किससे चेक करते हैं, फ्लैटनेस स्ट्रेटनेस अगर आता है तो हमेशा दो ही चीज़ें याद रखना है, इंटरफेरोमीटर और ऑप्टिकल, जिसे हम ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर कहते हैं, और ऑटोकोलियोमीटर. ओके, ये क्वेश्चन देखो गेट ने 89 में पूछा था, और गेट रिपीट करता या नहीं करता मैं आपको बताऊंगा. ये क्वेश्चन रिपीट होगा, देखो प्रूफ के साथ बताऊंगा. अभी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है. ओके, आप यही देखो कि गेट 2006 में पूछा है और रिंग गेज के बारे में पूछा है, और रिंग गेज हमने किया है पिछले ही प्रॉब्लम में. ओके, रिंग गेज इज यूज टू मेजर आउटसाइड डायमीटर बट नॉट द राउंडनेस. ये हमने किया है, या देखते हैं, जस्ट वेट. रिंग गेज इज यूज टू मेजर, गेट पीआई में 2005 में पूछा था. और यहाँ पे प्रूफ के साथ मैं बता रहा हूँ कि गेट में रिपीटेशन होता है, क्वेश्चन भी रिपीटेड होते हैं गेट में. ओके, रिंग गेज इज़ यूज टू मेजर नेक्स्ट ईयर में ही रिपीट किया है. 2005 में पीआई में पूछा था, तो प्रोडक्शन इंजीनियर में पूछा था 2005 में, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2006 में आया है. तो ये देखो, ये ही हमें एडवांटेज मिलता है कि हम सिविल के फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन कर सकते हैं, और प्रोडक्शन इंजन के भी हम कुछ जैसे कि प्रोडक्शन के सारे टॉपिक्स हम ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस तो कॉमन ही है दोनों के लिए. रिंग गेज इज यूज टू मेजर आउटसाइड डायमीटर बट नॉट द राउंडनेस. ओके, यही ऑप्शन है, ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए हैं. ओके, राउंडनेस बट नॉट द आउटसाइड डायमीटर, टोटली रॉन्ग. बोथ आउटसाइड डायमीटर एंड राउंडनेस, ये भी रॉन्ग है. ओनली एक्सटर्नल थ्रेड्स, ये तो नहीं होगा, सिर्फ आउटसाइड डायमीटर ही यूज़ मेजर कर सकते हैं, राउंडेड्स नहीं मेजर कर सकते. मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया क्यों राउंडेड्स क्यों नहीं यूज होता. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फॉर एंगल मेजरमेंट इन मेट्रोलॉजी द फॉलोइंग पेयर कैन बी यूज इन कंजंक्शन विथ ईच अदर. कौन सा पेयर कंजंक्शन में यूज़ करते हैं, गेट पीआई 1991 में पूछा है. ओके सॉरी, हाँ 91 में पूछा है. एंगल मेजरमेंट के लिए मुझे तो पता है कि हम साइन बार यूज़ कर लेते हैं, और इसके साथ दूसरा ऑप्शन क्या मिलेगा, वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर द एंगल्स, स्लिप गेजेस एंड साइन बार एंड बिवेल प्रोटेक्टर. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, साइन बार एंड वर्नियर कैलिपर. साइन बार तो आएगा ही आएगा, और स्लिप गेज मुझे लग रहा है यहाँ पे स्लिप गेज होगा, क्योंकि ऑप्शन सी मैच करेगा. और हम यस, स्लिप गेज ही रहेगा. अगर आपका फॉर एंगल मेजरमेंट इन मेट्रोलॉजी, मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, फॉर एंगल मेजरमेंट इन मेट्रोलॉजी कौन सा पेयर यूज होता है, फॉर स्मॉल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी कैन यूज स्लिप गेज एंड साइन बार.
जो भी हमारे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनके लिए हम स्लिप गेजेस एंड साइन बार यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आप साइन बार विथ हाइट गेज यूज़ कर सकते हो। सो याद रखना है आपको, फॉर मेजरमेंट an angle, the sign bar in conjunction with a slip gauge for small jobs or small kind of objects, and sign bar and height gauge for long jobs. Okay, height gauge हम long jobs के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो C is the right for that. नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? अलाउंस इन अ लिमिट एंड फिट रेफर्स टू। अलाउंस क्या रहता है? अलाउंस हमेशा मैक्स रहना है कि मिनिमम रहना चाहिए? डिफरेंस सी और डी तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ होल, ये तो डिफरेंस नहीं रहता। अलाउंस इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ अ क्लियरेंस। अलाउंस क्या रहता है? वन टाइप ऑफ अ क्लियरेंस। तो ये डिफरेंस बिटवीन, ये तो डिफरेंस ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और अलाउंस इज क्लियरेंस है, तो क्लियरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए? लिमिट फिट्स में क्लियरेंस हमेशा मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम तो नहीं रहेगा। मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन द शाफ्ट एंड होल, दिस इज द राइट। बी ऑप्शन इज सही है। क्या रहता है? अलाउंस हमेशा मिनिमम होता है, मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल। ओके, तो क्वेश्चन 12 वेरी इजी। कब पूछा है देखो, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ स्लिप गेज। ये देखो कितने बार रिपीट हो रहा है, गेट 80-90 में भी पूछा है। अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट टू चेक फ्लैटनेस ऑफ अ स्लिप गेज। फ्लैटनेस के लिए मैंने दो ही बात बताया, स्ट्रेटनेस आएगा, फ्लैटनेस आएगा। ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर रहेगा या फिर आपका क्या रहेगा? ऑटोकोलियोमीटर रहेगा। सीधा टिक करके आगे बढ़ जाओ, उसमें कोई सोचना नहीं है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। आप एसएससी जेई में भी देख लो, आप ईएससी में भी देख लो, गेट में देख लो, जूनियर इंजीनियर्स के जो भी आएंगे, पीएसयू के जो भी आएंगे उसमें भी देख लो, ये रिपीटेशन होगा ही होगा। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है। वैसे भी मैंने इसका सॉल्यूशन पहले ही डिस्कस कर लिया था। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करना कमेंट बॉक्स में, और वहाँ पे आप आंसर कमेंट करो कि आपने क्या आंसर निकाला है। अगर सही आंसर आता है तो आप वेल एंड गुड। और इसका आंसर मैं अब नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक ट्रिक देता जाऊंगा कि सबसे पहले आप चेक करो कि ये ट्रांजिशन फिट में रहता है या नहीं रहता। ट्रांजिशन फिट चेक करने के लिए मैंने बताया कि आपको क्या करना है, जैसे कि लोअर लिमिट ऑफ अ शाफ्ट, हायर लिमिट ऑफ अ शाफ्ट को आपको चेक करना है। और हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट कितना है? 10 माइक्रोन है। 10 माइक्रोन क्या आपके मैक्सिमम लिमिट के बीच में रहता है, या देखो किसके? होल के। शाफ्ट का जो भी हायर लिमिट रहता है उसको उठाओ, तो 10 माइक्रोन है। क्या 10 माइक्रोन इज इन द बिटवीन 20 माइक्रोन और 0 माइक्रोन? यस, इज इन द बिटवीन। सो ये बनेगा हमारा ट्रांजिशन फिट। यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया है, कैसे निकालना है। ट्रांजिशन फिट आंसर रहेगा। और देखो, अगर आपका आंसर सही आता है तो अच्छी बात है। और दिस इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस सब्सक्राइबर्स। और चैनल नेम इज़ मिनेंद्र सुर्वे। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो, वहाँ पे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर होंगे, स्पेशल गाइडेंस मिलेगा वहाँ पे आपको। और बहुत सारे क्वेरीज आपके रहते हैं, क्वेश्चंस आपके डाउट सॉल्व, वहाँ पे आपको आंसर अवेलेबल होगा। ओके, सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो उस लिंक के साथ हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी आप अगर आपके कुछ डाउट है तो वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।